भेड़िया और 7 छोटी बकरियां। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक भेड़िया घूमता था। वो हर समय भूखा रहता था। वो बहुत कुछ खाता, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती थी। मुझे फिर से भूख लग रही है। इसलिए दिन रात वो शिकार का पीछा करते हुए जंगल में भटकता रहता। एक दिन भूखे भेड़िए को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो ध्यान से और चुपचाप वहां गया। पास जाने पर उसने पेड़ों में से देखा कि झोपड़ी में एक बकरी माँ और उसके 7 बच्चे रहते हैं। ओह, मुझे तो पूरे हफ्ते भर का खाना मिल गया। चालाक भेड़िया वहीं इंतजार में पड़ा रहा और सुबह तक झोपड़ी की जासूसी करता रहा। सुबह माँ बकरी अपने 7 बच्चों को चूमकर घर से जाने ही वाली थी। मेरे बच्चों, मैं अब कुछ खाना खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ। ध्यान से रहना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है। बकरी माँ बाजार जाने के लिए घर से निकली। उस समय भेड़िया चुपके से झोपड़ी को देख रहा था। इस अच्छे मौके को देखते ही वो कूदकर बाहर आया, लेकिन उसे छोटी बकरियों को मूर्ख बनाने के लिए एक आइडिया की जरूरत थी। इन बकरियों को पकड़ने की सबसे अच्छी तरकीब है कि मैं अपना रूप बदल लूं। भेड़िए ने पहले एक पुरानी पोशाक पहनी। उसने अपने कान नीचे खींच लिए और शाखाओं से बकरी के 2 सींग बनाकर अपने सर पर रख लिए। फिर अपने पैरों को आटे से ढककर उसने किसी ऐसे घर से एक ताजा और गर्म सेब पाई चुराई जिसे वो नहीं जानता था। और अब मैं अपनी आवाज भी कुछ इस तरह बदल लेता हूँ। मैं कितना शातिर हूँ। भेड़िया धीरे धीरे झोपड़ी के सामने गया और 3 बार दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर छोटी बकरियां तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी। उनमें से एक उत्साह से दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन दूसरी छोटी बकरी ने उसे चेतावनी दी। रुको, तुम्हें ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पहले तुम्हें पूछना होगा कौन है। बाहर कौन है? मैं हूँ तुम्हारी दादी माँ। मैं तुम्हें पार्क में ले जाने आई हूँ। हमारी दादी बहुत दूर रहती है। आप वो नहीं हो सकती। ओह बच्चों, ये कितना लंबा सफर रहा। शाबाश, अब जल्दी से दरवाजा खोलो और सब लोग पार्क चलते हैं। जब भेड़िए ने ऐसा कहा तो छोटी बकरियों ने दरवाजे के नीचे भेड़िए के पैरों की ओर देखा। देखो, उसके पैर सफेद हैं, हमारे जैसे। हाँ, पर उसके नाखून भेड़िए की तरह लंबे हैं। जब छोटी बकरियों ने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें सेब की पाई सुंघाई। देखो, मैं तुम्हारी सबसे पसंदीदा एप्पल पाई लाई हूँ। और भेड़ियों को एप्पल पाई बनानी बिल्कुल नहीं आती। बकरियों ने सेब की पाई को सूंघा और उत्साहित होकर दरवाजा खोल दिया। उनमें से कोई नहीं समझ पाया कि वो भेष बदलकर भेड़िया है। चलो दादी माँ, पार्क चलते हैं। जब हम लौटेंगे तो हम अपनी एप्पल पाई खाएंगे। छोटी बकरियां और भेड़िया झोपड़ी से चले गए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जब बकरियां खुशी खुशी चल रही थीं, भेड़िए की पोशाक एक पेड़ की शाखा में फंस गई। पोशाक धीरे धीरे भेड़िए पर से उतरने लगी और छोटी बकरियां भेड़िए के भयानक फर को देखकर हैरान रह गईं। जब भेड़िए को एहसास हुआ कि उसे पहचान लिया गया है, उसके कान फड़फड़ाए, नुकीले दांत दिखाई दिए और वो बकरियों पर कूद पड़ा।
उसने उन सभी को एक एक करके पकड़ा। उनमें से केवल एक बच गई और भेड़िए से दूर भाग गई। भेड़िए ने 6 छोटी बकरियों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। बची हुई छोटी बकरी अपनी माँ को बताने के लिए इतनी तेजी से भागी कि उसकी सांस फूल गई। इस बीच माँ बकरी बाजार से फलों और सब्जियों की टोकरी लेकर लौट आई थी। घर का दरवाजा पूरा खुला था। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन उसे अपने बच्चे आसपास कहीं नहीं दिखाई दिए। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम लोग? मेरी छोटी बकरियां। बकरी माँ इतनी चिंतित थी कि वो तुरंत घर से बाहर भागी और अपने छोटे बच्चों की तलाश शुरू की। तभी उसने जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। ओह नहीं, ये तो एक भेड़िए के पैरों के निशान हैं। उसने कुछ देर तक उनका पीछा किया, लेकिन फिर रास्ता बदल गया और निशान गायब हो गए। अब मैं क्या करूंगी? एक भेड़िया मेरे बच्चों को चुरा कर ले गया। जब बकरी माँ रो रही थी तो बची हुई बकरी दौड़ती हुई उसके पास आई। ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। एक भूखे भेड़िए ने हमारी बकरी की दादी का वेश बनाया और हमें चुराने की कोशिश की। मैं बच गई माँ, मुझे पता है वे लोग कहाँ हैं। माँ बकरी और बच्ची बकरी भेड़िए की मांद की तरफ दौड़े। जब वे पहुँचे तो उन्होंने छोटी बकरियों की आवाज सुनी। ये भेड़िए की मांद है, हमें अब बहुत सावधान रहना होगा बेबी। माँ बकरी और बच्ची बकरी ने बाकी छोटी बकरियों को बचाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। वे दोनों भेड़िए के घर के सामने खड़े हो गए और अपने हाथों से अंदर की ओर एक विशाल भालू की छाया बना ली। अंदर भेड़िया छोटी बकरियों को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने भालू के आकार की डरावनी छाया देखी। मैं बहुत भूखे पेट वाला एक विशाल भालू हूँ। यहाँ कोई भेड़िया होगा जो मेरा पेट भरेगा। भेड़िया इतना डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा कि वो तुरंत अपनी मांद से बाहर भागने लगा। नहीं, मेरी मदद करो, मदद करो। भालू 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 मुझे खा जाएगा। मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। भेड़िए को भागता देख छोटी बकरियां खुशी से झूम उठी और अपनी माँ के गले से लग गईं। भाग गया भेड़िया, भाग गया, भाग गया, भाग गया भेड़िया, भाग गया। और तब से माँ बकरी और उसके 7 बच्चे जंगल में अपनी झोपड़ी में भेड़िए से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। एक बार एक दूर देश में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसकी उदासी की वजह थी कि उसे बच्चा नहीं हो सकता था। हालांकि अगर उसे बच्चा होता तो वो उसे अपने गहरे रहस्यों और शक्तियों को दे सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि वो पहली लड़की को सबसे दूर ले जाकर बिल्कुल अपनी बेटी जैसा बड़ा करेगी। बुराई का जादू पूरी दुनिया पर कब्जा करेगा। जहाँ चुड़ैल रहती थी वहीं से कुछ ही दूरी पर एक किसान पति पत्नी रहते थे। एक दिन आदमी को बड़ी अच्छी खबर मिली जो उसकी पत्नी ने उसे दी थी। हमें बच्चा होने वाला है। दुर्भाग्यवश उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं टिकी। महिला बहुत बीमार हो गई। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसका वजन कम होता गया
अगर वो जल्दी ठीक नहीं होती तो बच्चे को खो देती। उसके पति ने हर दवा और फायदेमंद जड़ी बूटी की कोशिश की, पर वो ठीक नहीं हुई। उसके आखिरी डॉक्टर ने उसे कहा कि एक ही तरीका है जिससे उसकी पत्नी ठीक हो सकती है। एक बुरी चुड़ैल है, सिर्फ उसी के पास इसे ठीक करने वाली जड़ी बूटी है। अब सिर्फ यही एक रास्ता है। आदमी ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और चुड़ैल के महल में चला गया और दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी निडरता से मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। मेरी पत्नी बीमार है, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मैंने सुना है कि केवल आप ही के पास उसके उपचार की जड़ी बूटी है। अच्छा, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं विनती करता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी पेट से है। अगर मैंने उपचार नहीं किए तो मैं दोनों को खो दूंगा। उसकी स्थिति के बारे में सुनकर चुड़ैल ने अपना मन बदल दिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। यदि तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चुड़ैल ने उसे उपचार की जड़ी बूटी दी। इस जड़ी बूटी के पत्तों का एक एक टुकड़ा रोज तुम्हारी पत्नी को खिलाना, तुम्हें वो ठीक होती नजर आएगी। आदमी बहुत खुश हो गया, भागते भागते घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने रोज पत्तों का एक टुकड़ा खाया। उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और उसका खोया वजन भी बढ़ता गया। पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल ने दी हुई औषधि खत्म हुई। पत्नी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार बहुत ही कम समय में उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई। कोई उपाय न होने के कारण आदमी ने फिर से चुड़ैल के महल का दरवाजा खटखटाया। चुड़ैल को पता था कि वो वापस जरूर आएगा। ये वही बीज है जिससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। तुम इनको तुम्हारे बगीचे में लगा देना और फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चे को बचा पाओगे। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें बच्ची होती है तो तुम उसे मुझे दोगे। मैं ऐसी शर्त कभी नहीं मान सकता। तो जाओ यहाँ से। चुड़ैल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। दुखी होकर आदमी घर वापस आ गया। वो अपनी पत्नी को कुछ भी बता नहीं सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पत्नी की हालत बिगड़ती गई। अब बच्चे को भी खतरा बढ़ गया था। आदमी की रातों की नींदें उड़ गई थी। अगर वो चुड़ैल की शर्त नहीं मानता तो वो पत्नी और बच्चा दोनों को खो देता। पर अगर वो शर्त मान लेता है और अगर उसे बेटा पैदा होता है तो उसकी पत्नी और बच्चा दोनों बच जाते। इसीलिए उसने अपना मन बना लिया और चुड़ैल के महल में गया। उसने चुड़ैल की शर्त मान ली और बीज लेकर घर गया। चुड़ैल ने दिए हुए बीज उसने अपने बागीचे में बो दिए। बीज बहुत ही कम समय में उग गए। आदमी ने अपनी पत्नी को बागीचे में उसने उगाए हुए पत्ते खिलाए। जैसे दिन बीतते गए, उसकी पत्नी ठीक हो गई और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पर आदमी को अब डर सता रहा था। ये एक सुंदर बच्ची है। उसी दिन राजमहल में एक उत्सव मनाया जा रहा था। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया था। राजा बहुत खुश था क्योंकि अब उसके बाद उसका राजकुमार था जो भविष्य में राजा बनता। राज्य की जनता बड़े दिल वाले राजा और रानी से बहुत प्यार करते थे। किसी को पता नहीं था कि भविष्य में एक दिन इन दोनों बच्चों के जीवन मिलेंगे। पति पत्नी की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। उसी दिन चुड़ैल आई और बच्ची की मांग की। पति पत्नी ने भारी मन से बच्ची चुड़ैल को सौंप दी। मेरी बच्ची वो अब मेरी बच्ची है, पर फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं उसे रापुंज़ेल नाम देती हूँ। चुड़ैल बच्ची को लेकर जंगल में चली गई, जहाँ उसका बहुत बड़ा टावर था। चुड़ैल सीढ़ियों से टावर के बहुत ऊपर चली गई।
वो आखिरी मंजिल के एक कमरे में पहुंचे। चुड़ैल ने बच्ची को उसके पालने में रखा। रैपुंज़ेल, मेरा सुंदर बच्चा। चुड़ैल को ही अपनी माँ मानकर रैपुंज़ेल ने उस टॉवर में अपना जीवन जीना शुरू किया। दिन के समय रैपुंज़ेल टॉवर से नीचे उतरकर महल के सामने खेला करती और रात को दोबारा टॉवर के आखिरी मंजिल पर अपने छोटे से कमरे में लौट आती। चुड़ैल ने रैपुंज़ेल के सुनहरे बाल कभी नहीं काटे। वो रोज उसके बालों में अच्छे से कंघी करती। छोटी बच्ची को ये बहुत पसंद था। दिन गुजरते गए। रैपुंज़ेल अब बड़ी हो गई थी और अब वो किशोरी बन गई थी। एक दिन चुड़ैल टॉवर के पास गई और रैपुंज़ेल को बाहर बुलाया। रैपुंज़ेल, मेरी बच्ची, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रैपुंज़ेल ने उसके सुनहरे बाल नीचे फेंके। उसके बाल अब नीचे तक पहुंचने लगे थे। बहुत अच्छे। चुड़ैल टॉवर की सीढ़ियों तक पहुंच गई। फिर आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर उसने कुछ जादुई शब्द बोले और सीढ़ियां गिरने लगी। दुनिया के कोई भी शब्द इन सीढ़ियों को फिर से नहीं ला सकते। आश्चर्य के साथ जो भी हो रहा है उसे देखकर रैपुंज़ेल जान गई थी कि वो टावर से नीचे कभी नहीं उतर सकती। चुड़ैल रोज टावर से नीचे उतरने के लिए रैपुंज़ेल के बालों का इस्तेमाल करती और शाम को भी वो टावर के नीचे आकर रैपुंज़ेल को पुकारती। रैपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे आने दो, तुम्हारी माँ आई है। उसकी आवाज सुनकर रैपुंज़ेल अपने बाल नीचे छोड़ती और उसी के सहारे चुड़ैल ऊपर आ जाती। माँ, तुम मुझे टावर के बाहर क्यों नहीं जाने देती? तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें दुनिया की बुराई से बचाना चाहती हूँ। रैपुंज़ेल सारा दिन गाने में और जो पंछी उसके खिड़की पर आते उनसे बात करने में बिताती थी। दूसरी तरफ जो बच्चा उसी दिन राजमहल में पैदा हुआ था वो भी अब जवान हो गया था। राजा अब बूढ़ा हो गया था और वो चाहता था कि उसका जवान बेटा उसकी गद्दी संभाले, राजकुमारी से शादी करे और उसे पोता दे। अन्य राज्यों की कई राजकुमारियां महल में आकर जाती, पर राजकुमार को कोई भी उसकी पत्नी के रूप में नहीं भाई। आखिर राजकुमार एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा अपने असली प्यार की खोज में। जब वो जंगल के पास पहुंचा जहां टावर छुपा था, उसने अपने आदमियों से पूछा, मैं इस जंगल में कभी नहीं गया, चलो इस जंगल से गुजरते हैं, शायद हमें कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। राजकुमार, ये जादुई जंगल है, सुना है कि जो भी इसके अंदर जाता है वो लौट कर नहीं आता। ऐसा तुम कह रहे हो, क्या पता कोई अफवाह हो, खुद जाकर देखते हैं। राजकुमार और उसके आदमी ने जंगल में प्रवेश किया। राजकुमार को खुद पर भरोसा था, पर उसके आदमी को नहीं। कुछ देर बाद उनको टावर दिखाई दिया जहां रैपुंज़ेल रहती थी। फिर उन्होंने रैपुंज़ेल का गाना सुना। कितनी मीठी आवाज है। टावर के नजदीक पहुंचकर राजकुमार ने उसका गाना सुना और कुछ देर तक उसकी सुंदरता निहारता रहा। उसी समय चुड़ैल वहां आई और उसने रैपुंज़ेल को पुकारा। रैपुंज़ेल, तुम्हारे सुनहरे बाल नीचे आने दो। चुड़ैल की आवाज सुनकर रैपुंज़ेल ने उसके सुनहरे बाल नीचे छोड़े और चुड़ैल
बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। अच्छा, तो इसका नाम रपुंज़ल है। राजकुमार ने कुछ समय टावर के आसपास घूमने का फैसला किया और रपुंज़ल को देखता रहा। चुड़ैल रपुंज़ल के बालों के सहारे हर सुबह नीचे आती और रात को ऊपर चढ़ती। रपुंज़ल, तुम्हारे सुनहरे बाल नीचे आने दो। आखिर एक दिन राजकुमार ने अपना सारा साहस जुटाकर, जब चुड़ैल वहां नहीं थी, टावर के पास गया और पुकारा, रपुंज़ल, रपुंज़ल। रपुंज़ल पहली बार उसकी माँ के अलावा किसी और की आवाज सुन रही थी। पहले वो संकोच कर रही थी, लेकिन बाद में वो बहुत उत्सुक थी देखने के लिए कि कौन हो सकता है। इसलिए उसने खिड़की के नीचे देखा। उसने देखा एक नौजवान नीचे से उसको देख रहा था। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं इस साम्राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हारी अद्भुत आवाज सुनी है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे अनजाने लोगों से बात करने की अनुमति नहीं, कृपया चले जाओ। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, मैं वादा करता हूँ। कृपया नीचे आओ ताकि हम बात कर सकें। मैं नहीं आ सकती, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं। उसी समय रपुंज़ल ने माँ को आते देखा। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, माँ ने तुम्हें नहीं देखना चाहिए। राजकुमार तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। टावर के पास पहुंचकर चुड़ैल ने पुकारा और रपुंज़ल के बालों के सहारे ऊपर चढ़ गई। राजकुमार रोज आने लगा। अब वो दोस्त बन चुके थे और वो भी जान चुकी थी कि उसे राजकुमार से कोई खतरा नहीं, इसलिए उसने अपने बाल नीचे छोड़े। राजकुमार ने उसके सुनहरे बालों को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। रपुंज़ल बहुत उत्सुक थी। उसने पहले कभी कोई आदमी नहीं देखा था और आज राजकुमार उसके सामने खड़ा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस टावर में बंद करके क्यों रखा है? माँ मुझे कहती है कि ये दुनिया बुराई से भरी है। वो मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये हास्यास्पद है। क्यों एक माँ अपनी बेटी को ऐसी जगह पर बंदी बना कर रखेगी? हाँ, ये सच है कि दुनिया में बुराई है, पर फिर भी सुंदरता भी तो है ना। रपुंज़ल ये देखने के लिए उत्सुक थी कि क्या राजकुमार जो कह रहा है वो सच है, और वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने अपना मन बना लिया और साथ में भागने का फैसला किया। उस रात जब चुड़ैल टावर पर पहुंची, उसने रपुंज़ल के बाल नीचे छोड़े हुए देखे। रपुंज़ल ने मुझे आते हुए देख लिया, इसलिए बाल नीचे छोड़ दी। टावर चढ़ने के बाद उसने क्या देखा? रपुंज़ल के बाल काट कर खिड़की से बंधे हुए थे और रपुंज़ल कहीं नहीं थी। उसे पल में एहसास हुआ कि रपुंज़ल भाग गई। रपुंज़ल ने अपने बाल काटे और खिड़की से बांध दिए थे और उसी के सहारे वो और राजकुमार टावर से नीचे उतरे थे। रपुंज़ल, रपुंज़ल, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? इसी बीच रपुंज़ल और राजकुमार उस जादुई जंगल से बाहर आए। जंगल जादुई होने की कहानी चुड़ैल की बनाई हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई वहां आकर रपुंज़ल को देखे। रपुंज़ल और राजकुमार आखिरकार महल पहुंचे। रपुंज़ल के साथ राजकुमार राजा और रानी के सामने गया और देखा कि राजा एकदम स्वस्थ उसके सामने खड़े थे। पिताजी, आप एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं। ये कैसे हुआ? एक औषधि बूटी ने तुम्हारे पिताजी को स्वस्थ किया मेरे पुत्र। क्या कहते हैं उसे? हाँ, रपुंज़ल। रपुंज़ल? राजकुमार ने उन्हें सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ। राजा ने बताया कि एक बूढ़े युगल ने उन्हें वो औषधि दी और उन्हें बुरी चुड़ैल की कहानी भी बताई कि कैसे वो उनकी बेटी को पैदा होते ही ले गई।
राजकुमार और रपंजेल उस बूढ़े युगल के घर पहुंचे। जैसे ही उस औरत ने सुनहरे बालों वाली लड़की देखी, उसने पहचान लिया कि वो उसी की बेटी रपंजेल है, जो चुड़ैल उससे लेकर गई थी। मेरी बच्ची, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। शुरुआत से पूरी कहानी सुनकर रपंजेल ने अपने माता पिता को अपना लिया। राजकुमार और रपंजेल का विवाह हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो टावर में फंसे चुड़ैल के साथ क्या हुआ? राजा ने चुड़ैल को पकड़ा और उसी टावर में कैद किया और टावर के नीचे सैनिक तैनात किए ताकि चुड़ैल वहां से ना भाग पाए। चुड़ैल के साथ ही उसके गहरे जादुई रहस्य भी गायब हो गए। द गूज गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खूबसूरत महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई, तो उसने दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गहनों का एक डिब्बा दिया। अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं, तो आपके साथ बुरा हो सकता है बेटी। इसलिए किसी सैनिक की बजाय मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी परी के पास राजकुमारी के लिए उपहार भी थे। उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरी राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फलादा पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था। क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी प्लीज? क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहें। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पिया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी, सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओह नहीं! पानी में बहते जादू के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई और शक्ति नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूंगी और आप वही करेंगी जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने,
बल्कि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी और धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुंची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है, उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनराड नाम के एक लड़के से मिलवाया जो हंसों का रखवाला था। कॉनराड की मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि आप इस क्रोधी घोड़े को बांध सकते हैं। बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को एक खलिहान में बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसका धोखा गुप्त रहे और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी रानी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया और कॉनराड के साथ घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और सोने के क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब कॉनराड ने इन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉनराड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉनराड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था, उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप छिपा दी। सूर्यास्त तक हंसों को एक साथ चराने के बाद कॉनराड और राजकुमारी आखिरकार महल में लौट आए। कॉनराड तुरंत राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो घास के मैदान में गया जहां कॉनराड और राजकुमारी कल हंस चरा रहे थे और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। कॉनराड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपा ली। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसने उससे उसके बोलने वाले घोड़े फलादा और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा।
राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती महाराज, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को एक एक करके सारी घटनाएं बताईं। रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। ओ, तुम असली राजकुमारी हो। चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने महल में भोज का आयोजन किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। ये लड़की कौन है और यहाँ दावत में क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आपके लिए कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद दंड दिया है। सैनिकों, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। इस प्रकार सहायक लड़की को झूठ बोलकर राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने की सजा भुगतनी पड़ी। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गए और बात करने वाले घोड़े फलादा को भी बचाया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वे अब बहुत खुश थे। और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी 12 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। वो 12 प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहते थे। राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी प्रिंसेसेस उठती थीं, तब कुछ अजीब हो जाता था। उन प्रिंसेसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल किए हुए लग रहे हैं? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में राजा ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा, उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा, उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें होगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी।
उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देशों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा लगाए बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते इसी तरह हर रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई केप दिया। ये जादुई केप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस केप को पहनकर गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। वो नौजवान उस केप को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा, उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू शरबत लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना? हमने ये नींबू शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई केप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। जरूर उस शरबत में प्रिंसेसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी। उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुँचा। 2 दिन बीत गए और तुमने अभी तक उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। राजा ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर बाहर आई, पर इस बार वो नौजवान चौकन्ना था। जब प्रिंसेस वहाँ से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया। धीरे से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत बॉल गाउन्स पहनकर नए शूज पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका
और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओह, पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियां खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुंच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थीं, जिनकी सुंदर सफेद डालियां थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 नाव थीं और उनमें 12 प्रिंस उनकी राह देख रहे थे। वो प्रिंसेसेस नाव में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी नाव में बैठ गया। नाव आज कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो। अजीब है। ओह, सपने देखना बंद करो। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी नाचते ही रहीं और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा केक का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। छोटी प्रिंसेस ने ये देखा, मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे खा रहा हो। बकवास बंद करो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर सुनहरा कप टेबल से उठाया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो नाव में बैठकर नदी पार कर गईं। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं, पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलझा ही लिया। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान के पास गया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया। क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई। राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाजत दे दी। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था, पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।